यूँ तो आज दिल अफगानिस्तान जाने को कह रहा है। एक जो जिस प्रकार से वहाँ घटनाक्रम चल रहा है, अपने साथी रथ भाई उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और उनके खास चुनिंदा साथियों ने अभी जो 15 अगस्त की पूर्व रात्रि को, पूर्व संध्या को जो ऐलान किया, उसको लेकर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने ये कहा कि हमें विभाजन की जो त्रासदी या विभीषिका थी उसको याद करना चाहिए। मेरे हिसाब से त्रासदी और विभीषिका वो दोनों शायद गलत प्रयोग है, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने कहा कि हॉरर ऑफ द पार्टीशन। तो और फिर कहा कि ये कब मनाएंगे, तो 15 अगस्त के अगले दिन मनाएंगे, which happens to be the day when Pakistan was born। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। पहले तो ये मनाने की बात, याद करने की बात। ये बात सही है कि विभाजन का एक अपना रक्त रंजित इतिहास है। ये बात सही है कि आज़ाद होते हुए भी हमें एक इंपीरियलिस्ट पावर्स के गेम में चल गए और देश का बंटवारा हुआ, वो हमें रास नहीं आया। ये तो सही है, लेकिन all said and done, when the present BJP regime thinks and speaks in terms of remembering the horrors of partition on 14th August, the day when Pakistan came into existence, I smell something foul. Why the hell I smell foul? भाई बात साफ है। आप कब ये बात कर रहे हैं? आप 2021 के अगस्त में ये बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया टुडे का जो सर्वे आया, आपने देखा होगा कि इस बार नेशनल सर्वे में, मूड ऑफ द नेशन सर्वे, तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये अपने भाजपा का जो तुरप का एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी स्वीकृति कम होते होते ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। ये नहीं है कि इनके सामने कोई और पक्ष और कोई नेतृत्व ये इतना गेन किया है, ऐसा नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, there is a fair possibility and a chance in the light of the survey that Modi is no longer the master vote getter he was supposed to be। तो ये दो बात साथ में आती है। आप जरा सोचिए, एक और प्रधानमंत्री की उत्तरोत्तर क्षीण हो रही स्वीकृति, लोकप्रियता का नीचे जाना, स्वीकृति कम होनी, रियमान स्वीकृति। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ डिमिनिशिंग लेजिटिमेसी, रियमान स्वीकृति। तो ये जो रियमान स्वीकृति है, उस वक्त
उनको क्या सूझता है? वो कहते हैं कि आप हॉरर्स ऑफ पार्टीशन को याद कीजिए। मतलब मतलब somehow the Hindu-Muslim tension and particularly the castigation of and aiming at the Muslims, कैसे भी ये लॉ चलती रखनी चाहिए। देखिए, दुनिया की इतिहास में भीषण संहार हुए हैं, देशों के बीच और देश के अंदर। A classic example is that of Germany. The way Hitler had his regime so to it that with so-called popular support, entire Jewish community is lynched. तो ये यहूदियों का जो भीषण नरसंहार हुआ, आज यूरोप पे इसका एक ख्याल है और वो एक अपने जात में झांकने के लिए और मानवता की शान रखने के लिए वो होलोकॉस्ट की याद को मनाते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये होलोकॉस्ट और ये टेरर ऑफ पार्टीशन दो अलग बात है। होलोकॉस्ट में क्या था कि a particular community was targeted and इस प्रकार से सारा माहौल हिटलर ने बनाया था कि एवरेज ऑर्डिनरी जर्मन्स also joined it in the process of this lynching an entire community. तो आज जब जर्मनी में और यूरोप के अन्य देशों में होलोकॉस्ट को याद किया जाता है तो इसलिए याद किया जाता है कि क्या हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। I vividly recall visiting a concentration camp somewhere in Germany. I forget the name, but it was near Potsdam. पोस्टडम के जहाँ सेकंड वॉर के उसमें बाद में चर्चिल वगैरह मिले और युद्ध के अंत के बाद में क्या होगा इसका सारा नक्शा जहाँ चर्चिल, स्टालिन वगैरह ने, रूजवेल्ट सबने मिल के किया था, उस पोस्टडम के पास ही एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था विच आई विजिटेड। तो मेरे जो यजमान थे जो मुझे वहाँ ले गए थे, मुलाकात के बाद वी वर ऑल डिस्टर्ब्ड एंड ही टू वॉज डिस्टर्ब्ड। वो काफ़ी व्यथित महसूस कर रहे थे। फिर मेरे यजमान ने, जर्मन यजमान ने, ठेठ जर्मन यजमान ने एक बात मार्के की गई, पते की गई। मेरे यजमान ने कहा कि यहाँ आना ये मेरे लिए कोई सुखद अनुभव नहीं है, बट इफ एंड व्हेन some opportunity arises, say if I have to bring friends like you from to visit this camp, I avail of the opportunity. Though it is a very distinct experience, I always avail of the opportunity. क्यों? क्योंकि मुझे याद रहे कि एक जर्मन प्रजाजन के नाते हम कैसे अपने होशो हवास गवा बैठे थे और कैसे हमने एक हीन और बर्बर मानवता द्रोही एक संघार का सर्जन किया था। When the Modi regime
tricks in terms of remembering the horrors of partition. उनका नक्शा क्या है, उनकी मानसिकता, उनका अप्रोच क्या है? उनका अप्रोच तो साफ है। आप देखिए, माय फर्स्ट कंटेंशन इज, मैंने जरा संकेत किया लेकिन मैं अब बात खुल के बताता हूँ कि होलोकॉस्ट एंड हॉरर ऑफ पार्टीशन दोनों एक बात नहीं है। पार्टीशन के वक्त जो संहार हुआ वो नई सीमा के दोनों पार हुआ, यहां भी वहां भी, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी 22-23 साल की लड़की मृदुला साराभी के साथ जो काम करती थी, दांडी के सत्याग्रही शंकर भी पटेल की पुत्री कमलाबेन पटेल, शी हैज रिटन हर एक्सपीरियंस। मृदुलाबेन जब लाहौर गई, कमलाबेन को भेजा, तो पाकिस्तान में जो अपहृतों का मसला था, काफी अपहृताएं यहाँ से वहाँ और वहाँ से, तो इनको सेटल करने के लिए और सबको पुनः करने के लिए 22-23 साल की एक लड़की कमलाबेन ने काम किया। यानी जस्ट सी द मैजिक ऑफ दैट एरा। फ्रीडम स्ट्रगल में जो प्रगतिशील लोग आए, गांधी और नेहरू, उसके नेतृत्व ने जो एक अलग किस्म की ये की थी, तो अब कमलाबेन ने जो दास्तान लिखी है तो उसमें यू विल कम अक्रॉस के देयर वेर मैनी हिंदू वीमेन के जो अपहृत हुई थी, बट एज मैनी मुस्लिम वेल ऑल्सो इन द अदर कैंप। और काफ़ी जिसको आप हिंदू कहे, सिख कहे, ये मर्द लोग मुस्लिम औरतों को ले आए थे और ये दोनों ओर से चलता था। यानी एक जो संहार हुआ, it was a two-way traffic. I don't buy, naturally, obviously, I don't buy Jinnah's line. None would accept Jinnah's call for direct action. History will never forgive Jinnah's this call of direct action. It is something that should be done. किसी भी मानवता के इतिहास में ये नहीं होना चाहिए था, साफ बात है। बट ऑल सेड एंड डन, विभाजन का इतिहास अगर आप पढ़े और देखें, जस्ट लुक एट द लास्ट 15 months ऑफ गांधीज लाइफ। दिल्ली में तो हत्या हुई गांधी की, लेकिन जब 15 अगस्त का जश्न मना रहे थे हम, तो वो तो बंगाल में थे, कोलकाता और नवाखली के उसमें। अब नवाखली का केस क्या था? नवाखली में टू पुट इट रादर a bit crudely, it was almost a case of Muslims against the Hindus, and then supported by the then government. From Navakhali in Kolkata, Gandhi had to go to Bihar. What was the case in Bihar? To put it crudely, it was all, Hindus against Muslims. Yes, there was a difference. Difference ये था कि बिहार में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके कुछ मंत्री और देश में अपने प्रधानमंत्री वगैरह इसके बारे में चिंतित थे
और दे फेल्ट क्वाइट कंसर्न कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि इट वॉज बेसिकली ए हिंदू ऑनस्लॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, इसमें कोई शक नहीं है। समहाउ गांधी कुड प्रिवेल। जैसे नवाखली में इट वॉज ऑल, आई मीन, बट इन नवाखली ऑल्सो, you know, read the diaries of those days. उसमें सुहरावर्दी की गवर्नमेंट थी, उसमें एक मंत्री थे, शायद शमसुद्दीन के ऐसा कुछ उनका नाम था। तो शमसुद्दीन एड्रेस अ मीटिंग, basically it was all Muslim meeting, and he was a league leader, and Shamsuddin told them, okay, look, I stand for Pakistan. Most of the people you whom I am addressing, आप भी पाकिस्तान चाहते हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हो in the process. But simultaneously I am a minister and running a government. I am quoting the league minister. I am a minister and running government. You all crave for Pakistan. I am committed to Pakistan. With you I am also shouting Pakistan Zindabad. But all said and done, I am a minister in the government. And if Gandhi is on his legs, on his foot, meeting people and talking peace, as state, I have to take care of his life. And as a state, even though I am a Muslim League minister, as a state, I am duty bound to take care of Gandhi's life, and if something unusual happens, I will have to take action against those concerned. I mean, this is how a government should behave. I don't recall in Gujarat 2002 there was any minister who felt like it. There were some, perhaps, but about them history will never be clear, like Hiren Pandya's case or somebody else. But the point is that I am not taking a brief of Direct Action Day or the Navakhali Muslims or the Bihar Hindus. My contention is simple कि ये होलोकॉस्ट नहीं था, ये सारे उपखंड में, सारे देश में जो कल तक एक थे, पॉलिटिकल एक यूनिट था, उसमें लोगों ने एक दूसरे के साथ ये एक रक्त रंजित होली खेली थी। तो आपको पाकिस्तान के जन्मदिन पर ये हॉरर की बात करके इस बात को रिलेट करना, ये एक रुग्ण मानसिकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपके पॉपुलरिटी रेट में शायद में भी आपको लगता हो कि आप कुछ उसको कम होना, उसमें कम होने को कमती कर सकेंगे, बट ऑल सेड एंड डन, विच इज रॉन्ग, एंड यू विन और नो प्रॉब्लम। हिस्ट्री यू विल बी लूजिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री जब आपकी ये लिखेगा तो क्या लिखेगा? आप 2 बार चुन का है, 3 बार चुन का है, जितने बार चुन का है, बट आपने जो गलत किया सो गलत किया। तो ये हॉरर मनाना, ये कोई सभ्यता का लक्षण, मानवता का लक्षण, भारतीयता का लक्षण ये नहीं है। हाउ राइट एंड रियलिस्ट वाज वाजपेयी व्हेन ही सेड कि भाई हम बाकी सब बदल सकते हैं लेकिन हमारे पड़ोस को नहीं बदल सकते हैं। मतलब वी आर सपोज टू लिव टुगेदर।
वी आर सपोज टू लिव टुगेदर। तो इस प्रकार से एक हॉरर की बात लाना, और जो इतिहास में नहीं है, क्योंकि हॉरर तो दोनों और था। अगर आप हॉरर की भाषा में बात करें तो इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गिव यू अ कॉल। अब आज देखिए, पाकिस्तान में पहले कभी नहीं, इतने पिछले एक साल में एंटी मिलिट्री क्रिटिसिज्म ये बहुत व्यापक रूप से हो सकता है। तो मिलिट्री जो लाइन ली थी, देखिए जैसे वाजपेयी बस लेके लाहौर गए और उस वक्त मिलिट्री क्या ये अपना ये तो ये थे भाई अपने क्या वो मुशर्रफ साहब थे, जो धोनी के केस राशि के कायल थे। हाँ, तो ये मुशर्रफ साहब ही प्लेड फाउल, बट आज पाकिस्तान में आप जाइए, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द आर्मीज रूल। आई डोंट नो कि कल क्या होगा, कैसे रहेगा, व्हाट शेप इट विल टेक, बट ये जो अवेयरनेस है, तो आप वो अपनी क्या फेमिना रियाद के क्या उसका नाम, वो पाकिस्तानी पोएटेस जो आई थी यहाँ, वो हमको अपनी शायरी सुना के भाई तुम भी हमारे जैसे ही निकले। तो ये हॉरर की बात करना, ये इस प्रकार से ये कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये आपके पर्सनल पॉपुलर रीच से समझ हो सकता है। जैसे अपने अब आप भाई आप शासक है, आप कोई टीवी सीरियल वाले नहीं है कि आपको वो टीआरपी रेट की इतनी ये करनी चाहिए। आप शासक है तो यू मस्ट गवर्न। इवन द डैम मुस्लिम मिनिस्टर had at the guts and he can turn to say कि I stand for Pakistan, but as a government I will have to act against you if Gandhi's life is in danger। तो ये गवर्नमेंट मस्ट गवर्न। तो आपको इस हॉरर का कमर्शलाइज ये करना, ये कोई शोभा नहीं देता है। और एक बात मैं इसके साथ जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई आप जब पाकिस्तान की मांग हो रही थी, तो आपके जो उस वक्त के जो आपके पुरोगामी थे आपके संगठन के, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? 1942 में जब देश में क्विट इंडिया का माहौल बना, वेयर वॉज द आरएसएस? हिस्ट्री में कोई स्थान नहीं उसका। आपको अपने तरीके से लड़ना नहीं आए। जैसे लीग मुसलमानों का राष्ट्र इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहा था, कर रही थी, तो आपके अर्लियर अवतार में संघ के लोग और हिंदू महासभा के लोग वो हिंदू राष्ट्र की भाषा में बात करते थे। तो आपने तो 15 अगस्त के पहले ही विभाजन कर दिया था। आपका देश कुछ हिस्सों में हिंदुओं का देश था, कुछ हिस्सों में मुसलमानों का देश था, वो एक देश तो था ही नहीं आपका। तो ये सारी राजनीति और इतने में भी कितनी द रैंक अपॉर्चुनिज्म। अब देखिए डॉक्टर मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के स्थापक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वावतार जनसंघ के स्थापक अध्यक्ष। अब ये मुखर्जी, क्योंकि गांधी नेहरू पटेल का ये मानना था कि हमें स्वराज सबकी सरकार बनाना है, तो मुखर्जी एंड आम्बेडकर were invited to be on the team. They were invited on the team to be there in the ministry. ये बट मुखर्जी का इतिहास देखिए। मैं दो बात आपको बताने चाहूंगा। रैंक अपॉर्चुनिज्म
या मे भी उनकी भाषा में वो टैक्टिकल एक ये होगा, लेकिन मुखर्जी वॉज अ मिनिस्टर इन फजलुल हक कैबिनेट, जो बंगाल उस जमाने में उसको प्रीमियर कहते थे, तो फजलुल हक वॉज द प्रीमियर। इट वॉज बेसिकली मुस्लिम पार्टी, एक उसको एक कृषक वगैरह नाम एक दिया था, बट ए फ्रेंड ऑफ मुस्लिम लीग एंड ऑलमोस्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मली पार्ट ऑफ इट, बट इट वॉज फजलुल हक वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड मुखर्जी वॉज इन हिज कैबिनेट। अब देखिए ये किसकी कैबिनेट में थे? फजलुल हक की। तो फजलुल हक की तारीफ क्या है? बैक इन 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग के सेशन में जब पाकिस्तान की बात हुई और पाकिस्तान का प्रस्ताव ऑफिशियली हुआ, इट वॉज एज लेट एज 1940, उसके पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग में इस प्रकार से आया नहीं था, बोलते रहते थे, बट रेगुलर रेजोल्यूशन, it was in 1940 in Lahore, and who the hell moved this resolution? None the less than Fazlul Haq, the Bengal premier. He had moved this Pakistan resolution, and Hindu Mahasabha, with all its opposition to Pakistan move, even after this resolution and moved by Fazlul Haq himself, Mukherjee happily and joyfully used to sit in the cabinet. And not merely that, जब क्विट इंडिया का ऐलान आया, आप जानते हैं यूसुफ मेहर अली ने ये एक दिया नारा, और बिकॉज ऑफ गांधीज रिपीटिंग इट, it became an all India slogan. People almost chanted it like a mantra. तो ये जब क्विट इंडिया का नारा आया 42 में, हाँ, तो क्विट इंडिया होने के बाद भी मुखर्जी ने हक की कैबिनेट को छोड़ना जरूरी नहीं माना। Not merely that, Mukherjee wrote a letter to the then British government कि ये कांग्रेस ने क्विट इंडिया का आंदोलन शुरू किया है, तो ये आपके वॉर एफर्ट में वो बाधा करने वाला है, इसलिए आपको कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। अब तो ये सारा हिंदू मुस्लिम इतिहास, ये जो लीग का और हिंदू महासभा का और इसका है, इन द लाइट ऑफ इट ये हमें क्या, आपको क्या हक बनता है कि आप हॉरर की वन साइडेड बात करें? वो तो दोनों ओर था, और जो नहीं होना चाहिए था वो था। आई विविडली रिकॉल व्हाट वंस कुलदीप Nair remembered here in Ahmedabad. Kuldeep Nair said that as a young boy in the earlier days of Pakistan, when Pakistan was being formed, he and his family, वो सियालकोट में रहते थे, he and his family never thought in the terms of quitting Sialkot and crossing the so-called border. फिर जिस प्रकार से टेंशन बढ़ा, तो उन्होंने ये तय किया कि हमें क्रॉस करना पड़ेगा। बट अर्लियर रिस्पॉन्स काफ़ी हिंदुओं का पेज था कि हम यही रहेंगे, बट आफ्टर टेंशन दे डिसाइडेड टू लीव। तो पैदल चल रहे थे सियालकोट से, जिसको सो कॉल्ड इंडियन बॉर्डर आप कहते हैं,
अब आप मंटो की टोबा टेंशन पढ़ लीजिए, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, ये पाकिस्तान से हिंदुओं का काफिला पैदल चला आ रहा है, साथ में मालवाहक वाहन है, ये गधा खच्चर कुछ भी होगा और भी होंगे जिसके पर माल लदा हुआ है, ये कार्ट होगा वो, तो ये चलता है। सामने से आ रहे थे तो इट वॉज अ ह्यूज मुस्लिम क्राउड जो कथित नए भारत से कथित नए पाकिस्तान की ओर जा रहा था। तो दोनों का मिलना हुआ। कुलदीप सिंह के हम भी खड़े रह गए और वो भी खड़े रह गए, और तब हमारे बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ, दर्द का रिश्ता। आज भी मैं अपने को विद ऑल माई क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज, अपने को मैं एंटी पाकिस्तान पीपल महसूस नहीं करता हूँ। दैट्स व्हाट कुलदीप सिंह। क्यों? उस दिन जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, सामने जो काफिला आया वो भी दुखी था, वो भी आतंकित था, वो रुक गया, हम रुक गए, आमने सामने एक मौन में बात चली, हमारे बीच एक रिश्ता कायम हुआ, दर्द का रिश्ता। तो if the present बीजेपी डिस्पेंसेशन, ये अगर इस सारे सब कॉन्टिनेंट में शांति चाहती है, अमन चाहती है, तो इसकी रुझान एक दर्द के रिश्ते की ओर होनी चाहिए। ये जख्म को कुरेदना और ये मानना कि केवल हम ही जख्मी हुए थे, केवल हमारे पर ही, तो ये तो एक इतिहास में सरासरी एक झूठ है, सरासर झूठ है। तो ये समझना, तो होल बीजेपी पॉलिटिक्स क्या है। आजादी के पहले जिन्होंने जो पॉलिटिक्स किया, अब बीजेपी आजादी के बाद आई, प्रॉपर जनसंघ भी आजादी के बाद आया, तो ये अडवाणी की पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स और ये सब की पॉलिटिक्स, ये जीना के हिंदू काउंटर पार्ट की पॉलिटिक्स है। दे डोंट रियलाइज दिस एंड नाउ गिविंग द कॉल ऑन रिकॉलिंग द सो कॉल्ड हॉरर्स ऑफ पार्टीशन एंड डेट टू 14th of August एवरी ईयर, ये डायरेक्ट एक्शन का कॉल देने वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना, उनके हिंदू काउंटर पार्ट का पॉलिटिक्स है। एंड वी कैनॉट बाइट। हमने एक विभाजन देखा है, एक नए विभाजन की कगार पर हमें जाना नहीं है, ये एक सादी बात है। आप आपकी पॉलिटिकल टीवी सीरियल चलाने के लिए और वो रेट बढ़ाने के लिए ले आइए, बट ऑल सेड एंड डन कब तो ये खत्म होगा। ये इट इज समथिंग दैट कैनॉट बी कंडोन्ड। सो ये हॉरर ऑफ पार्टीशन की बात करना, वो अपने आप में एक हॉरर है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अ क्राइम अगेंस्ट द एंटायर पीपल, वेदर ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर और दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। मुखर्जी का एक उल्लेख मैं और जोड़ दूंगा, हालांकि मैंने समय काफी लिया और अपना काबुल जाना जरा उसमें जरा मैं रुकावट कर रहा हूँ। लेकिन ये मुखर्जी लेफ्ट नेहरू's कैबिनेट
ऑन द इश्यू के ईस्ट बंगाल से काफ़ी लोग भारत में आ रहे हैं, तो नेचुरली एक इट वॉज अंडरस्टैंडेबल इन द सेंस के पार्टीशन के बाद हर सरकार को अपने अपनी जो माइनॉरिटी थी उसकी केयर लेना चाहिए थी। तो अगर केयर नहीं ले रही थी तो लोग आ रहे थे, तो इसको क्रिटिसाइज करना, प्रोटेस्ट करना, वो साफ। मुखर्जी लेफ्ट द कैबिनेट, पटेल took upon it himself. पटेल was feeling ill, terribly ill. वो उस जमाने वो तो अहमदनगर जेल से जब बाहर आए तब से पटेल तो इनका वल्लभ भाई का तो शरीर अंदर से कुछ रहा ही नहीं था, सिर्फ एक डेडिकेशन और मनोबल से काम चलता था। फिजिकली वो एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड। मौलाना आजाद नोटेड कि भाई मैंने पूछा पटेल को कि आपने क्यों प्राइम मिनिस्टरशिप की बात जाने दी, तो पटेल ने कहा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं आज हूँ और कल नहीं रहूँगा, मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं कि मैं कोई ऐसी जिम्मेदारी ले सकूँ। एंड ये इट इज ऑन रिकॉर्ड एनीवे। बट पटेल क्यों गए बंगाल? आज ये अपने उसको पटेल को खास आगे करते हैं और ये मानते हैं कि पटेल की प्रतिमा ऊंची करनी है, ऊंची, बड़ी ऊंची। अरे भाई, इससे आपकी समझ ऊंची है ऐसा तो नहीं बनता है, वो समझ तो नहीं और नीचे जाती है। बट जो भी हो, ये पटेल ये समझाने गए बंगाल के लोकमत को कि भाई इसमें हमें समझौता करना होगा, और समझौते में एक आर्टिकल ये रहेगा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन हो और पाकिस्तान भी माइनॉरिटी कमीशन बने, सो दैट द हिंदू माइनॉरिटी ओवर देयर एंड द मुस्लिम माइनॉरिटी हियर कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये इनकी एक ये थी। तो अब ये मुखर्जी का बंगाल के लोकमत को उकसाने के लिए जाना और पटेल को उसको शांत करने के लिए जाना। अब देखिए, तो ये बीजेपी का आइकॉन कौन है, मुखर्जी है कि पटेल है? बीजेपी शुड आंसर, बीजेपी शुड आंसर। बट ये आंसर तो किससे लिया जाए जो जवाबदेही में मानते हैं और अपनी जात में जागने के लिए तैयार है। ये तो अब इनको तो क्या कहे, इनको स्वनाम धन्य है। लेकिन अब आप देखिए, when Gandhi passed away, the next day on 31st of January, Pakistan Times had an editorial. What did Pakistan write? जब तक मिस्टर गांधी जिंदा थे, there were moments that we felt like criticizing him. We criticized him. We had a different approach, different opinion. But even when we were criticizing him, we were sure of one fact, that if there is only one person in the entire subcontinent who feels concerned about people on both the sides of the border, the one and only person was Gandhi. I mean, this is now Gandhi had his mistakes, and M.N. Roy has written कि गांधी की जो सुप्रीम शहादत थी वो एक उन्होंने गांधी ने खुद ने जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स खड़ा किया था वो गांधी का रिवेंज ले गया, और
his last moment, Amendra was all praise for his martyrdom and his concern. But Roy criticized कि ये आपने ये नेशनलिज्म तो आपने ही चलाया था और ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म आपको लेके गया. बट दिस इज अ व्यू पॉइंट, मैं अभी उसकी डिस्कस नहीं करता हूँ. बट मेरा कहना इतना ही है कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये एक आदमी तो था, गांधीज लास्ट फास्ट. तो पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब की जो असेंबली थी उसमें खलील जवान जो मेरे ख्याल से उसके वहाँ के मुख्यमंत्री थे, प्रीमियर, उन्होंने कहा कि भाई गांधी के फास्ट ने हमारे अंतरात्मा को ये किया है और हमें इसमें से समझ करके हमारे यहाँ माइनॉरिटी की चिंता के बारे में सतर्क और समान होने की जरूरत है. दिस इज इन द असेंबली. तो ये देश तो ऐसे बनता है. अब आप ये हॉरर ऑफ पार्टीशन ले आएंगे तो ये क्या होगा. आप में भी ये बीजेपी तो कुछ बढ़त मालूम होगी शायद, बट बीजेपी की बढ़त कोई देश की बढ़त होगी ऐसा तो नहीं है. देश तो एक प्रकार की रियमानता का अनुभव करेगा. तो ये हॉरर ऑफ पार्टीशन वाली बात भूल जानी चाहिए. और ये जो एक दर्द का रिश्ता कायम हुआ, ये जो एक कुलदीप नैयर की कैफियत थी, शायद ये हमें ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है. वो दिवस से लांबू बोले ના તો એમાં તો આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરके છોડી દો. થોડી વાત છે 5:48 હું અવિનય કરીને રવાના થઉં છું. જયેશ કે બિલકુલ કે हमारे पास व्हीकल નથી. ના પણ હું જઈશ ને મારી મેળે. હું તો સાયકલ દિલીપ છે. ના પણ અહીંયા બધું સરળ છે ને. ના વાંધો નહીં આવે દિલીપ ઉભો થા તમારે ખાલી આવતી જવું પડશે. હા એ તો બરાબર છે. થોડુંક એમાં પાણી છે ને થોડુંક. ચાલો કોશિશ તો કરીશ. એટલું સરસ વાંચ્યા પછી શું થાય છે. ના 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 સરસ. આપણે આ મોદીનો આભાર માનો ભાઈ. नमस्कार. इतनी अच्छी सुंदर व्याख्यान के बाद अब मुझे अफगानिस्तान के ऊपर में चर्चा करना है. बहुत अच्छा लगा कि प्रकाश भाई ने बताया ये दर्द की रिश्ता बना. ये दर्द की रिश्ता बना, ये बात बहुत अच्छा लगा. ये सुनते सुनते मुझे एक याद आया. एक फिल्म, हिंदी फिल्म है धर्मपुत्र, वहाँ एक गाना है, किसकी लहू है कौन मरा, किसकी लहू है कौन मरा. ये जो ये दर्द वाली बात जो है, इसकी जो इस तरह से एक डायमेंशन में बात को रखे,
प्रकाश भाई, बहुत आभार। अभी हम अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान आया, अमेरिका भाग गया, जस्ट लेफ्ट, हार के भागे, डर के भागे, युद्ध से भागे। वो क्यों भागे? और ऐसे ही 20 साल रहने के बाद तालिबान के हाथ में क्या ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू तालिबान, ऐसे करके भागे। और तालिबान का नाम तो सब जानते हैं, तालिबानाइजेशन, तालिबान क्या है सब जानते हैं। आज सारा दुनिया में एक प्रश्न है, ये कैसे हुआ? 9/11 का 20 साल हो रहा है। उसी समय पर सितंबर 11, उसी समय पर सारे पुल आउट करने का जो वादा अमेरिका ने, बाइडेन ने किया है, उसी को पूरा कर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में, काबुल में क्या परिस्थिति है? सब लोग, ये सारा दुनिया का अखबार का इसी के ऊपर केंद्रित है, उसी के ऊपर हर मूवमेंट पर चर्चा हो रहा है। कल अफगानिस्तान में जलालाबाद में लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस किया, वहां 2 लोग की डेथ हो गई। अभी वो जो फ्लैग जो है, तालिबान की जो व्हाइट फ्लैग है और अफगानिस्तान का जो ट्रेडिशनल फ्लैग जो है, वो फ्लैग कौन सा फ्लैग अपनाएं, ये भी इशू था उनका। तो ये जो अभी भी एक लोग साहस करके भी तालिबान के सामने करते हुए भी आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी सामने से भी आई, उन्होंने भी नाराजगी जो है, उनकी इनसिक्योरिटी की जो बात है, उसके भी उन्होंने भी हाईलाइट करने कोशिश की। तो अभी जो प्रोग्रेसिव माइंडेड जो हैं, जो डेमोक्रेटिक माइंडेड जो हैं, वो चुप तो नहीं बैठे हैं, शायद नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन तालिबान के साथ में ये जो अचानक जो इतने सारे 3 लाख अमेरिका का सोल्जर जो थे उनको उठा लिया 20 साल के बाद, क्या अमेरिका का अपना नाक कटवा दिया? वियतनाम में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था वियतनाम में, और सारा दुनिया में वियतनाम के प्रति एक समर्थन था। और ये जो रेजिस्टेंस अमेरिका में भी हुआ था, सारा दुनिया में हुआ, और जिस तरह से लड़ाई, गरिल्ला फाइट जो वियतनाम में हुआ, अमेरिका को हटना पड़ा, भागना पड़ा, ये सबको याद होगा। उसके बाद ये बड़ी पुल आउट है, जबकि ये 20 साल में ऐसी वियतनाम जैसे की घटना अफगानिस्तान में बना नहीं। कहने का आता है कि ट्रंप के टाइम पे 3 बार तालिबान के साथ बातचीत हुआ, तालिबान के नेताओं के साथ में ट्रंप सरकार का बात दोहा में 3 बार हुआ। जस्ट माइंड इट। तालिबान का अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का सरकार है, तो उसके बारे में अफगानिस्तान के सरकार के साथ में ट्रंप का बात नहीं हो रहा है। जिस डिस्ट्रप्टिव एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स जो है, उसके साथ में ट्रंप सरकार का बात हो रहा है। तो ये क्या बात था? ये बात कभी नहीं आएगा। वाज इट ए सेट पैसेज? सब लोग इसको सवाल करते हैं। काबुल में तालिबान एंट्री कर रहा है और उसी दिन काबुल का एम्बासी से अमेरिका जा रहा है। यह का जस्ट कोइंसिडेंस है? यह अंडरस्टैंडिंग है? इट इज कोइंसिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग।
तालिबान को खत्म करने के लिए तो अमेरिका वहां गया था। 2001 में, याद कीजिए, 2001 में अमेरिका में तालिबान जाके अमेरिका के साथ बात किया कि हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करेंगे। तो व्हाई यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द सरेंडर ऑफ तालिबान? बुश ने जब तक उनका कार्यकाल था उन्होंने पूरा बॉम्बार्डमेंट किया, कारपेट बॉम्बिंग किया। ओबामा आए, बहुत बड़ा एक पीस का चेहरा बता के आते हैं। वो 8 साल कारपेट बॉम्बिंग किए अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए, कोई गांव भी छोड़ा नहीं। ट्रंप भी आए और 4 साल बॉम्बिंग किए, जबकि तालिबान गए थे हमको शांति चाहिए, हम डाउन कर देंगे। तो ये पीस इन जो वियतनाम वार अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमी की जो बात जो थी पार्किंसन का, पीस इन वियतनाम इज वार अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमी। जो वार इकोनॉमी जो था, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाली जो आइजनहवर की बात जो आ गई थी, ऐसी है। अगर पीस इन अफगानिस्तान और पीस अगेंस्ट टेररिज्म ऑन टेररिज्म नहीं है तो अमेरिका की इकोनॉमी टूट जाएगा। तो यार वार अगेंस्ट टेररिज्म जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा था अमेरिका का, तो कोई पीस एफर्ट को तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो ये बात कुछ पेपर में आता है। मैं कोई अपने आप से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इंटरनेट में जाएंगे बहुत सारे किताब मिलेगा, बहुत सारे एनालिसिस मिलेगा। वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, हमारे देश इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सब में आर्टिकल आ रहे हैं, उसमें ही पॉइंट्स आ रहे हैं, उसी पॉइंट से जो बात मिलता है। तो ये तालिबान को जो आ जाने की जो स्थिति बनी, कैसी बनी? तालिबान आ रहा है, टेक ओवर करेगा, यहाँ आ गया, वहां आ गया, टेक ओवर करेगा। ऐसी कैसी बन गई सब? और ये जैसे ये इट हैज बीन अलाउड द फ्लो ऑफ गांजेस, जैसे फ्लो ऑफ गांजेस हो रहा है, तालिबान आ रहा है और फ्लो ऑफ गांजेस ऐसा है। तो तालिबान आ जाने के बाद ये लोग को एक्सेप्ट हो गए कुछ प्रॉब्लम से। सॉरी, ये इंटरनेट का कुछ हाँ, ये कुछ तो का है, मैसेज आया कुछ। अच्छा, तो ये जो तालिबान की बात मैं आपको सामने जो रखा कि अभी के तालिबान का परिस्थिति में कैसा होगा, दुनिया की परिस्थिति कैसी होगी, उसके साथ संबंध कैसा होगा। लोग सवाल करते हैं तालिबान का साथ इंडिया का संबंध क्या होगा, तालिबान साथ यूएसए का संबंध क्या होगा, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, एजुकेशन की स्थिति क्या होगा। ये सबको एक सता रहा है कि तो तालिबान पहले जो आया हुआ था रशिया को हरा करके 10 साल रशिया का जो वहाँ इंटरवेंशन जो था, रशिया ने जो अपने पपेट सरकार को वहाँ रखा था 1985 में, और 1985 से 95 तक रखा था। ऐसे ही कई तारीख है ना, ऐसे ही है तो रखा था। 10 साल की जो रशियन के इंटरवेंशन था उसको हरा करके जो तालिबान आया हुआ था, तो उसी के तालिबान का 5 साल का जो 4-5 साल का जो शासन जो था, एक प्रकार का एक तूफान, एक प्रकार का संतरास, एक प्रकार डर सब पैदा, सारा दुनिया में डर का पैदा हो गया था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, महिला को बुर्खा पहना दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहा, ह्यूमन राइट्स नहीं रहा। लेकिन पहले तो अफगानिस्तान तो ऐसे था नहीं। आप जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, हमारा महाभारत में भी गांधारी के साथ जो कौरव की माँ है वो गांधारी है, गांधार से आई हुई है। अफगानिस्तान हिस्टोरिकल प्लेस है, पर्शिया के अंडर में था, डायरस के अंडर में था। अलेक्जेंडर उनका हराया, अलेक्जेंडर आए थे, हिंदू कुश क्रॉस करके इंडिया में भी आए। तो अब बहुत सुंदर देश भी है, वेरी सुंदर, हिंदू कुश की बात है। वहाँ बुद्धिस्ट मंक भी गए थे, वहाँ बुद्धिस्ट का जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो मूर्तियाँ आपको मिलेगी। एक एसिमिलेटिंग सेंटर था ये अफगानिस्तान। लोग ज्ञानी गुणी, आर्ट कल्चर की, म्यूजिक, ये सब है। तो
तो ये पुराना एक बहुत संस्कृतिवान अफगानिस्तान है। ऐसा कोई अभी जो बोलते हैं ट्राइबल का जगह है, वो अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, वो इस तरह से बातें ट्राइबल अफगानिस्तान के बारे जो बात होती है। तो ये इंग्लैंड आने के बाद जब ये इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट जो हुआ, जब इंग्लैंड जब इंपीरियलिज्म के दौर पर आया, उसने 3 ग्रेट अफगान वॉर किए। ये बात सबको याद होगा, 3 अफगान वॉर। और ये अफगान वॉर में सारे इंडिया को कब्जे में करने के लिए इंडियन जो लोग थे, सिख्स, गुरखा, बाकी जो लोग थे, उनको लेकर वॉर, जहां भी वॉर इंग्लैंड ने किया, वो सब जगह में इंडियन जो आदमी को पकड़ के उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के नाम पे वॉर किए। 3 वॉर में जो होता है उसमें अफगानिस्तान की बर्बादी शुरू हुई। लेकिन तीसरी वॉर 1919 में जो हुआ, आप अंग्रेज को हारना पड़ा और 1919 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से आया। और उसके साथ में रशिया का संबंध भी हुआ। रशिया में तब क्रांति हुई थी। और उसी समय पर भी तुर्की में कमाल पाशा जैसे भी लोग जो थे, वो इस्लामाइजेशन के खिलाफ भी थे। प्रगतिशील भूमिका, प्रगतिशील एक वातावरण इस्लामिक कंट्री में दिख रहा था। ये खाली मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो 1990 जो कंट्री बनी, तो अफगानिस्तान वाज ऑलमोस्ट ए सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, और सारे लोग को भलाई करने के लिए कोशिश करते थे। और सिटीजनशिप सबको मिलने का था, ना हिंदू ना मुसलमान, सबके सब, ऑल सिटीजन्स टू गेट द सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात थी। तो 1919 से लेकर ये तालिबानाइजेशन जो हुआ, ये जो गति जो प्रकृति जो हुआ, इसके पीछे कितना ग्लोबल पॉलिटिक्स हुआ है। जो कोल्ड वॉर का पॉलिटिक्स, अमेरिका और जो एक्सिस पावर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद जो कोल्ड वॉर जो हुआ, ये जो इंपीरियलिस्टिक पावर जो कोल्ड वॉर चला के अपना इन्फ्लुएंस रखने चाहे, तो कोल्ड वॉर के पीरियड में जिस तरह से पॉलिटिक्स रचा गया होल ऑफ दी वर्ल्ड में, और खास करके जो अमेरिका का जो है अफ्रो एशियन कंट्रीज में चलाया गया, उसकी रिजल्ट में काफी देश बर्बाद हो गए। उनमें से एक अफगानिस्तान भी है। वहां से अमेरिका का ऊपर में जबरदस्त, अमेरिका का अफगानिस्तान के ऊपर में जबरदस्त नजर रहा। अभी एक निकला हुआ है, सब फाइल्स निकले हुए हैं, 40 years of eyes और ग्रीड ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान को जो नेचुरल जो था, रशिया में क्रांति होने के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वगैरह जो थे, दे हैड नेचुरल एली टुवर्ड्स सोवियत रशिया, और सोवियत रशिया भी कॉम्प्लीमेंट भी करता रहा। ये एक संबंध बढ़ता रहा। प्रो पीपुल डेमोक्रेसी, प्रगतिशील महिलाओं को पढ़ाना लिखाना, उनको माने बुरखाओं से या ओढ़नाओं से माने मुक्त करना, ये सब बातें शुरू हुई थी। तो ये यहां तक कि रशिया उस टाइम पे 1938 में रिकॉग्नाइज भी किया था। 1938 में 34 में रशिया रिकॉग्नाइज भी किया था, काफी लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किए थे। और 53 में और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप इसके साथ काफी बढ़ा। कुछ भी जब आए तो काफी मदद देने की भी कोशिश की। लेकिन ये मदद के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो रशिया का अपना भी जो इसको स्खलन होने लगा, तो उसकी असर भी उसी समय पर भी जो असर भी अफगानिस्तान के ऊपर भी पड़ा। उन्होंने जो इंटरनल जो था रशिया के अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन अंदर में जो कल्चरल सोशल कल्चरल जो मूवमेंट होना जरूरी है, वो जो मल्टी कल्चरल कंट्री था, पश्तून भी हैं, अरब भी हैं, काफी जो लोग हैं, वो उस तरह से डिफरेंट नेशनलिटीज जो हैं, वो प्रकार को लेकर एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट जो होना चाहिए था, दैट वाज एब्सेंट इन अफगानिस्तान। और इसी समय पर जो अमेरिका का जो पॉलिटिक्स चलता था, ये सारे चीजों को लेकर किस तरह एक प्रकार क्या करना है कि एक डिवीजन खड़ा करना है। अमेरिका का धंधा था, जहां जहां भी दुनिया में है वहां जाके, खाली कश्मीर नहीं है, हर जगह में जाकर भी ये प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा करना, शिया सुन्नी को डिवाइड करना, उनके अंदर में करना। और मिडिल ईस्ट में तो खास करके उनका पहले से ही उनका एक दबदबा रहता था उनका। तो ये जो
रशिया का इंटरफेरेंस जब हुआ तो ये रशिया को लेकर ही इसको खिलाफ में, रशिया के खिलाफ में बाद एक इस्लामिक ग्रुप को उसको पैदा किया गया, सारे टेररिस्ट ग्रुप को पैदा किया गया, मुजाहिदीन ग्रुप को पैदा किया गया। तो वहां रशिया के अंदर, ये अफगानिस्तान के अंदर ये सारी चीजों को पैदा करने की कोशिश की गई, और वो लोग जो रशियन इन्फ्लुएंस था उसके सामने वो लोग एक प्रकार का गरिला वारफेयर रिसर्जेंस मूवमेंट हुआ। ये काफी एक बहुत दिन तक चला। ये ऐसा परिस्थिति हुआ कि रशिया ने पूरा टेक ओवर कर लिया। वहां अंदर अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन चलता था, तो वो जो एक वार, इंटरनल जो वार हुआ, 2.8 मिलियन अफगान वो भाग गए। अब पाकिस्तान जो हुआ, वो लोग ईरान चले गए, और अब जो गरिल्ला जो लोग थे वो लोगों ने गांव को कब्जा किया, और रशिया का अर्बन एरिया में उनका कब्जा था। और काफी उसी समय पर काफी ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुआ। और रशिया का जो वहां शासन जो था, उसी शासन के दरमियान रशिया का जो शासन जो था कि रशिया का शासन भी उस टाइम सुखद का था नहीं। ऑलरेडी रशिया का भी एक प्रकार का एक रिविजनिस्ट को ये एक रिएक्शनरी रूप देखने को मिल रहा था। उन्होंने कि क्या वो कहते हैं इसको, 43 टाइम्स उन्होंने केमिकल वेपन्स यूज किया था ऑन अफगानिस्तान के पीपल, 43 टाइम्स। और काफी लोग भी मरे हुए थे, काफी लोग मर गए। 43 टाइम्स केमिकल वेपन्स, 1 मिलियन पीपल डाइड। और ये जो परिस्थिति खड़ी हुई, बहुत बड़ा एक टर्बुलेंट सिचुएशन खड़ा हुआ, और अल्टीमेटली लोगों का सपोर्ट रशिया से हट गया। तालिबानों का बाद में पावर ले लिया, और उसके पीछे पाकिस्तान, अमेरिकन एक्सिस, फिनांस, मुजाहिदीन, आर्म सप्लाई करना, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में करना, ये शुरू हुआ। इसके बाद में तालिबान उन्होंने आके पावर ले लिया, और रशिया वहां से विड्रॉ कर लिया। ये चलते चलते बाद में जो प्रेसिडेंट थे, पपेट गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन का था, नजीबुल्ला जो थे, उनको हटा दिया गया। जो इलेक्टेड थे वो, उनको आउट कर दिया गया। 1992 में उनको आउट कर दिया गया। बाद में उनको तो पब्लिकली फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और रवानी उसके जगह में प्रेसिडेंट बने। 95 से तालिबान का पावर में आना शुरू हुआ, और हाँ, लेकिन ये जो तालिबान आने के बाद में, तालिबान को हटाने के लिए क्लिंटन का एक पहला कदम शुरू होता है। उस समय पर अल कायदा जो था, अल कायदा भी तो जो बना हुआ था, उस टाइम अफ्रीका में 2 अमेरिकन एम्बेसीज में उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। उसका रिवेंज लेने के लिए अफगानिस्तान में उसका उन्होंने उस्मा बिन लादेन को निकालने के लिए उस समय पर वहां आक्रमण करना शुरू किया था। और उसी तालिबानिज्म को तो प्रक्रिया में क्या, बुद्धिस्ट स्टैचू को तोड़ना, ये सब दुनिया जानते हैं, जो सब सींची किए हैं। और उसी समय पर हॉलीवुड में बहुत फिल्में बनी। सोवियत का जो ऑक्यूपेशन था उसी समय पे, तालिबान का जो ऑक्यूपेशन था उसी समय पर बहुत फिल्में बनी तालिबान को दिखाते हुए, और सोवियत यूनियन का एट्रोसिटी को दिखाते हुए। और ये एक प्रोपेगेंडा का एक प्रकार का जबरदस्त एक मीडिया बना, ये काफी मीडिया बना। यही दरमियान फिर क्या हुआ, टेररिज्म का बात चल रहा है। हम पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके हैं। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की एक थ्योरी अमेरिका ने फ्लोट किया था, हॉकिंस की किताब, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के क्रिश्चियन के संबंध में। क्रिश्चियन सिविलाइज हैं, मुस्लिम्स बार्बरिक हैं, ये सारा दुनिया में चलाया गया था। तो ये एक प्रकार का इस्लाम जो है वो टेररिज्म का ही मदर है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो ये फाइट अगेंस्ट टेरर की बात भी हुई। उसी समय पर 9/11 जो
जो 2 टावर्स का जो डिमोलिशन हुआ न्यूयॉर्क में सितंबर 11 में, वो घटना बनी। ये घटना जब बनी तो उसको एक लिंक किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन अरब नेशनल अफगानिस्तान से लेकर उसको ऑपरेट किया है, और उसी दिन से शुरू हो गया। उसके बुश थे अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करना और ओसामा बिन लादेन को निकालना, तब से चालू हो गया। और ये और तालिबान जो लोग हैं वो चले गए, छोड़ दिए। और ये जो मैं बोला ना कि 4 कमर्शियल प्लेन जो है वो 2 टावर को जाके अंदर घुस गए थे, जो घटना हुआ आप सबको मालूम है। और बाद में ये सब जाने के बाद, तालिबान भग जाने के बाद, तो करजाई को लेकर एक पपेट गवर्नमेंट अमेरिका ने बनाया, जो अब तक 20 साल तक रहा। कुछ टाइम पे तालिबान लोग सुसाइड अटैक करते थे, और कुछ समय पर ये बहुत ही खतरनाक अटैक करते थे। लेकिन मैं आपको पहले बोला था, इसी समय पर तालिबान लोगों ने वो अपने आर्म को छोड़ करके अपना गांव में रहना चाहते थे। लेकिन ये आवाज जो ये तो तालिबान के खिलाफ तो आंदोलन था नहीं, ये तो अमेरिका का ऑयल के लिए लड़ाई था, जो इराक में आपको दिखता है, या कुवैत में दिखता है, या बाद में लीबिया में दिखता है। वो ऑयल का लाइन और ऑयल का पाइपलाइन और काफी जो धंधा जो है चलाने का था, वो मेन था बुश का, जॉर्ज बुश का। इसके लिए अफगानिस्तान में नजर था पाइपलाइन डालने का, और किसी कंपनी 4-5 कंपनी को धंधा, करोड़ों डॉलर की धंधा जो थी। सो इसलिए कि ये क्या बोलते हैं कि जो वार अगेंस्ट टेरर की बातें चलाई गई, और मीडिया में इतनी तरह चलाई गई कि आप सब लोगों ने विश्वास करने रहे। और उस टाइम पे ऑलरेडी रशिया का और ये जो फैक्टर जो था वो पेरेस्ट्रोइक ग्लासनोस्ट के नाम पे रशिया का पतन हो गया था। और कोल्ड वॉर पीरियड भी 1991 में रशिया का जो रशियन सिस्टम टूटने के बाद, सोवियत ब्लॉक टूटने के बाद, वो भी खत्म हो गया था। अभी तभी आ रहा है कि बात ये आ रहा है कि 3 लाख जो अमेरिका का जो सोल्जर्स जो स्टैंडर्ड थे, काफ़ी सबको उठा लिया है। लेकिन इस 20 साल के अंदर में बहुत लोग मरे, लेकिन अभी जो बोल रही 50,000 लोग तो मरे, और 60,000 सिविलियन, 50,000 सिविलियन मरे, 60,000 अफगान सोल्जर मरे। वार विद तालिबान के साथ करते करते इतना लोगों का डेथ हुआ था। और मैं जो पहले भी बोला था आपको कि हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जो आ रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का जाने के बाद एक परिस्थिति आ रहा है कि ये जो 1919 में एक सेकुलर कंट्री के साथ उभर के आया, बाद में तालिबान के हाथ में आ गया। इतनी बड़ी एक रेंज में परिवर्तन हो रहा है, और अभी 20 साल के अंदर में अमेरिका के रहने के बाद में, तो अमेरिका के लोग के अंदर में तो कोई लोग भी, जब तालिबान आया, इसको कोई भी अपोज भी नहीं किया। तो ये कैसे है कि ये कैसे वो लोग स्वागत तो किए नहीं होंगे, या कैसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? एक डर पैदा है, पुराने अभिज्ञता से डर पैदा है, खाल महिलाओं के बारे में वो लेकर काफी पैदा है। तो ये कैसे हुआ? तो ये लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका का डोमिनेशन 20 साल में एक प्रकार का नेशनलिटी के ऊपर में एक प्रकार धब्बा था, एक इंसल्ट था। द अमेरिकन डोमिनेशन को अफगानिस्तान के लोगों ने वो लाइक नहीं किया। तो ये अमेरिका का जब जा रहा है, उसमें किसी को दुख नहीं है, किसी का आंख में आंसू नहीं आ रहा है। पर तुम छोड़ के जा रहे हो तो हमारा हालत क्या होगा? ये कुछ है कि इसलिए अमेरिका के जो गाड़ी के जो एरोप्लेन है, उस चक्का में डेड बॉडी मिल रहा है। अमेरिका के गाड़ी माने जो बस में जैसे घुसते हैं लोग, प्लेन में घुसने की कोशिश भी की, तो हमारी हालत क्या होगा? क्यों हमने आपका सेवा किया है, हमको तो छोड़ने वाले नहीं है।
तो ये जबकि अमनिस्टी देने के लिए तालिबान ने सबको एमनिस्टी देना है, रिवेंज नहीं लिया जाएगा, ये बात एश्योर करने के बाद भी लोग के मन में डर, क्योंकि 20 साल में तो कोई ना कोई तो अमेरिका का साथ तो दिया होगा, उनको तो वो तो मारे जाएंगे, वो डर पैदा हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ कि देयर आर नो रेजिस्टेंस नेदर फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम द सिविलियंस, पीपल ने भी रेजिस्टेंस नहीं किया। लेकिन ये बात पक्का जाहिर है, आप 20 साल हो या 50 साल हो, जैसे भारत में अंग्रेज लोग इधर थे तो हमारे देश में कुछ लोग थे आजादी नहीं चाहते थे, वो लोग क्यों, वो बिल्कुल वो स्वस्थ राय बहादुर थे, बड़ा मजा से रहते थे, नौकरी करते थे, पैसा आता था, जमींदार थे, अंग्रेज आएगा तो नहीं मिलेगा, सो दे डिडंट वांट फ्रीडम। काफी लोग फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन भी नहीं किए, क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन भी नहीं किए, वो तो ब्रिटिश का साथ दिए उन लोगों ने, भारत छोड़ो आंदोलन भी ज्वाइन नहीं किए। तो दे वर नॉट हैप्पी कि इंग्लिश चला जाए, तो बोले इंग्लिश रहे और हमको अपना असेंबली और पार्लियामेंट में इलेक्ट होने दीजिए और हम उसी की होम रूल में हम लोग उनका ब्रिटिश का हम काम करें, देश का काम करेंगे। ये आप जानते हैं। तो पूरा चला जाना जो है कि एक साम्राज्यवादी शोषण का जो पीड़ा होता है नेशनलिटी के ऊपर में, ये कदाच सब लोग बोल रहे हैं, कदाच एक फ्रीडम की एहसास हो रहा है। आप पुराने अपना देश का जो कल्चर को ठोक दिया और आप बोलेंगे कि ये हमारा प्रगतिशील है, आप इसको अपनाओ। तो अगर ये होता तो इसी को फायदा लेकर साहब ईरान जो थे उन्होंने काफी एडवांस ईरान को करवा दिया था विदाउट एनी कल्चरल मूवमेंट। कोई कल्चरल मूवमेंट था नहीं, राजाशाही के लिए किया था, वो वेस्टर्नाइज थे, इसलिए समाज भी वेस्टर्नाइज था, लेकिन विदाउट एनी कल्चरल मूवमेंट। तो आयतुल्लाह खोमेनी जो आए, जिसको हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, टोटल इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में एक बदलाव आ गया, टोटलिटी में आ गया है। जो अपने खिलाफत मूवमेंट में देखा था हमने कि जो भारत आजादी लड़ाई में जो सिलसिला चलता था, वो सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन एक फ्रीडम का जो एहसास शायद सबको एहसास हो रहा है, इसीलिए तालिबान को रेजिस्टेंस नहीं मिला। शंका है, आशंका है, क्या होगा, स्कूल कॉलेज का क्या होगा, बहनों का क्या होगा, क्या बुर्खा पहनना पड़ेगा, अत्याचार होगा, क्या रेप होगा, ये आशंका है। लेकिन एक फीलिंग ऑफ जो अमेरिका का जाने का जो बात है, कितनी हेट्रेड था, आप देखिए ये इसमें पता चलता है। जैसे वियतनाम में अमेरिका गया, कोई सिंपैथी नहीं था कि वियतनाम तो एट्रोसिटीज किया था उसने, तो ऐसे ही अमेरिका के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है इन होल ऑफ दी अफगानिस्तान। भले करोड़ों रुपया खर्चा किया, बोले हमने करोड़ों रुपया बर्बाद किया, ये प्रचार हमने बर्बाद किया, ऐसा नहीं है। लोग बोले कि आपने बर्बाद नहीं किया, आप 20 साल के अंदर बहुत प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट ओवर अफगानिस्तान। आपने हेरोइन का, वहां अफीम का चाष करवाया, हेरोइन को आपने किया। आप बताइए अमेरिका में उस हेरोइन खा के कितने लोग मरे 20 साल के अंदर में। वो हेरोइन कहां से जाता है? आज अमेरिका जहां भी जाता है, वो अफगानिस्तान हो, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, वहां अफीम का चाष करवाता है, उसे एक्सपोर्ट करता है, और उसी में अपने अमेरिका के यूथ लोग मरते हैं, और मरने की संख्या बढ़ा हुआ है, इसका स्टैटिस्टिक्स है, सारी किताबें निकली हुई है। तो ये अफगानिस्तान में उन्होंने जो किया, तो वार इंडस्ट्री बढ़ी उनका, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रास्ता का इंडस्ट्री और आर्म्स का इंडस्ट्री, ये बढ़ा। फिर अभी भी अगर अमेरिका बोल रहा है कि अभी हम को बोले कि आप कैसे छोड़ के चले आए, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो खाली बोल रहे कि हम तालिबान के साथ बातचीत करते, हम संबंध में हैं, उनको हम एमनेस्टी की बात करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जो है कि हम तो आजू बाजू में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, केनिया में, सोमालिया में, यमेन में, जॉर्डन में, कुवैत में, कतार में, बाद में टर्की में, फिलीपींस में, साइप्रस में, हर जगह हमारी मिलिट्री है that can reach और काउंटर इन सब 61 दुनिया में 61 कंट्री जो है काउंटर टेररिज्म को इंसर्जेंट को दबाने के लिए वो अमेरिका का माने जो है वो तैनात है। तो आप घबराइए मत, हमारा आजू बाजू में ही मिलिट्री है। तो ये जो बात को है बाइडेन ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्या कंडीशंस हुआ है पता नहीं है, किस तरह से वो चले आए पता नहीं है, लेकिन तू तो एक साठगांठ तो हुआ है। ट्रम्प का जो बात हुआ तो दिखता तो है, कुछ तो हुआ होगा, बातचीत हुआ होगा। लेकिन अगर उनको लगता है अगर ऐसा हो सकता है तालिबान को, तालिबानाइजेशन को रोकने के लिए, इस्लाम फोबिया के नाम पे रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए कल अमेरिका फिर से नहीं आएगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। अमेरिका किसी भी प्रिटेक्स्ट में जाकर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। नॉर्थ कोरिया हो, वो पहुंचने की कोशिश करता है किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर।
जब मैनर में जब ये मिलिट्री जुनता हो रहा है वहां कुछ बात नहीं करता है, वहां तो एड भेजता है। आज मान लीजिए लैटिन अमेरिकन कंट्री में वहां मिलिट्री भेज देता है, किसी न किसी कंट्री लेफ्ट का कैंडिडेट जीत जाता है, उसको दबाने के लिए राइटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए वहां मिलिट्री भेजता है। तो अमेरिका तो हर जगह में राइटिस्ट टेक ओवर करने की कोशिश करती है। जहां भी एक लेफ्ट टेक ओवर है, डेमोक्रेटिक टेक ओवर है, सेकुलर टेक ओवर है, वहां राइटिस्ट गवर्नमेंट चाहती है। तो ये अमेरिका का तो ऐसा ही है, उनका ये रवैया है कि जहां भी हो रहा है कि वार एंड टेररिज्म कल फिर शुरू करवाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं, आज एवरी मीडिया इटली टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म अमेरिका के धंधा है, प्रॉफिट है। ये सब के अमेरिका के लोग भी नाम चोम्स्की से लेकर गॉडमैन से लेकर काफी के अमेरिकन के पेपर, वॉशिंगटन का, गार्डियन का, जो इंग्लैंड का पेपर है, ला मोंडे, ये सब के सब बोल रहे हैं कि टेररिज्म के बारे में फाइट करने के अमेरिका का ही उपज है। एवरीबॉडी इज टेलिंग दैट। तो मित्रों, ये थोड़ी बहुत बात करने की बात थी। तो आज इस तरह सिचुएशन जो परिस्थिति खड़ी हुई है, आज इंडिया तो तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कंडेम भी नहीं किया है, कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप है। इंडियन एम्बासी से लोग आ गए हैं और काफी लोगों ने बोले कि इंडियन एम्बासी कैसे आ गया, रहना चाहिए था। इंडियन लोग का धंधा वहां लगा हुआ है, बिजनेसमैन भी हैं, उनका क्या होगा? इंडियन लोग भी वहां हैं, उनका भी क्या होगा? अभी अमेरिका भी तालिबान गवर्नमेंट को कोई कंडेम किया नहीं है, तो बाटाघाट उनका चल रहा है। तो एवरीबॉडी वाचिंग व्हाट टू वर्ल्ड। और तालिबान जो है, अभी काफी जो क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं, इट इज नॉट द तालिबान ऑफ द ओल्ड तालिबान नहीं है, ये तालिबान 2 है, दिस इज नॉट तालिबान 1। ये तालिबान 2 है। अब ये बदला हुआ है, थोड़ा भद्र हो गया है, थोड़ा जेंटल हो गया है, थोड़ा वो भद्रलोक हो गए, जेंटलमैन हो गए। उनके भी तो पहले जैसे बोलते कि हम महिलाओं को हम ये जबरदस्ती नहीं करेंगे बुर्खा पहनने के लिए, हाँ वो ये पहनेंगे, क्या बोलते इसको, स्कार्फ, हिजाब पहनेंगे, वो बात है। और वो स्कूल कॉलेज तो स्कूल चलेगा, और वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलेगा। वो कह रहे इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलेगा, वो बात कर रहे हैं। और हर इस्लामिक कंट्री में यही स्थिति है, कोई अलग से बात, कोई अलग से है ऐसा नहीं है, तो इस्लामिक के हिसाब से चलेगा। तो वो बात उन्होंने बताया। एमनेस्टी सबको दिया जाएगा, रिवेंज किसी को ऊपर लिया नहीं जाएगा, ये बात वो अश्योर कर रहे हैं। लेकिन कितना वो पालन कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। आने वाले दिनों में वो जो पश्तून सबसे हाईएस्ट जो उनका जो ग्रुप जो है, और उनके बाकी जो उज्बेक वगैरह जो है, इनके साथ में कॉन्ट्राडिक्शन में क्या फल फलेगा वो कहना मुश्किल है। अभी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनका जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, इलेक्शन को प्रमोट करेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करेंगे, ये भी देखना बाकी है। तो लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका भी बोल रहा है कि हमें तालिबान का चेंज हो रहा है, ये सबकी बात है। तो ये अगर तालिबान अगर चेंज होगा तो मान लीजिए कि रिफाइन तो नहीं होगा, तो जो इस तरह से वेस्टर्न कंट्री की अटेंशन को ड्रॉ ना हो, तो वो उनकी प्रकार का, हाँ उनको खुश करने के लिए या उनके साथ एग्रीमेंट करते हुए तो ऐसा कुछ चलाएंगे जो वेस्टर्न कंट्री के साथ में वो साठगांठ रहेगा। और उनको जो धर्म मरम जो पॉलिसी वगैरह चलता है, जो धंधा चलता है, जो कॉम्प्लेक्सेस इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट चालू है, ये सबके साथ खड़ा रहेगा। साथ ही साथ और इंटरनेशनल ये में एम्बासी चाइना और रशिया उन्होंने बंद नहीं किया। रशिया का संबंध पुराना था, अभी भी उनका है। चाइना एक नया एंट्री, वो भी एक प्रकार का जो एक न्यू अमेरिका के साथ सामने होते हुए आता है। उनके लिए संबंध रखने कौन इस्लाम है, कौन क्रिश्चियंस है, कौन हिंदू है, वो उनकी बात नहीं है। वो उनकी नेशनल इंटरेस्ट जो है, धंधा जो है, वो अमेरिका को चैलेंज करता है। और छाबर जो पोर्ट जो है, वो सबकी नजर, ईरान में जो पोर्ट है, ये सबकी नजर वहां है। और ये बोल्ट और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो है, काबुल से लेकर जो करने का जो बात है, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसका है। तो चाइना में भी हेल्पिंग सर टू तालिबान को अमेरिका से दूर रखने के लिए। और अमेरिका तालिबान से अलग आ गया ऐसा नहीं है, तालिबान के बाटाघाट चालू है, अभी भी उनके ऑफिसर भी आएंगे, बातचीत करेंगे, ये चालू है। तो ये देखने वाली बात है कि तालिबान जो है ये क्या सिविलाइज फेस लेके आएगा, ये सिविल रूल लेके आएगा, या सचमुच या वीमेन की ये प्रेस्टीज रहेगी। हाँ, अगर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल में एक आवाज उठेगा कि डेमोक्रेटिक वॉइस जारी रहे, वुमेन की पोजीशन को सेफगार्ड की जाए, और वहाँ डेमोक्रेटिक माइंडेड पीपल को सम्मान दिया जाए, ये अगर ह्यूमन एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए,
उसकी असर अभी पड़ता है, पड़ेगा। इसलिए हम लोग को ये आवाज उठाना जरूरी है ताकि वहाँ जो प्रगतिशील आंदोलन जो है उसकी बढ़ावा मिले और तालिबान को जो बिल्कुल एकदम फैसिस्टिक टाइप ऑफ जो है वो फंडामेंटलिस्ट टाइप ऑफ जो थिंग वो बंद रहे। लेकिन अभी अभी ये घटना घट रही है, दिन प्रतिदिन घटना बदल रहा है। और अभी लेकिन अभी के जमाने में कि जो बात अभी के जमाने में है, जो टेक्नोलॉजिकल जमाना जो परिवर्तन जो हुआ है, तालिबान के भी टेक्नोलॉजी के साथ भी अपना बिहेवियर भी बदला हुआ है, ऐसा बिहेवियर नहीं है। लेकिन एक बात है, अमेरिका जो मिलिट्री जो था इट वाज आउटडेटेड इन कंपैरिजन टू मॉडर्न। विल अमेरिका विल कम विद द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, लेस पावर, 30 lakhs का जो अमेरिकन ये मिलिट्री लोग का प्रेजेंस नहीं रहेगा, कम मिलिट्री प्रेजेंस होगा लेकिन विथ हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो अमेरिका में कम विथ अदर, तो नाटो चुप रह जाएगा। तो ये इन लोग का क्या वार गेम खेलेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी भी सीरिया में बॉम्बिंग चलता है, अभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। अमेरिका जो बाइडेन आने के बाद भी मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत बढ़ गया है और कोविड को लेकर तो रिच एंड पुअर की डिवाइड तो बहुत बढ़ गया है। तो अमेरिका एकदम पूरा जो थक गया है, टायर्ड हो गया है, पैसा नहीं है, गरीब हो गया है, करप्शन के कारण चले आए। ये जो बात है कि वहां तो कोई उनके सामने कोई रेजिस्टेंस तो हुआ नहीं। वियतनाम में रेजिस्टेंस हुआ था, हार के आना पड़ा। यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हुआ इस तरह से, यहाँ तो एक प्रकार का टेक ओवर ऐसा हुआ। तो ये जो बात है तो अमेरिका का चला आना और तालिबान को हैंड ओवर करने के बीच में एक बहुत बड़ा बात है। वी कैन नॉट रूल आउट इन फ्यूचर। अमेरिका जहां भी छोड़ा है वह आया नहीं है, ऐसा नहीं है। अमेरिका विथ मेजर लिथल वेपन्स, मॉडर्न लिथल सर्वेलियंस वेपन, यहाँ अमेरिका में बैठ के भी वह रॉकेट फायरिंग कर सकता है, ऐसा उसकी ताकत है, वहां करेगा। ऑफ कोर्स ये पीस मैनेवर, वार मैनेवर होता है, लेकिन अमेरिका में पीस मैनेवर दिखता नहीं है। पैसा खत्म हो रहा है, इसीलिए अमेरिका चला आया। क्योंकि ये तो मिलिट्राइजेशन में तो जितना मिलिट्राइजेशन इकोनॉमी में जो होगा अपने आप को बूस्टअप करने के लिए वार में जाना पड़ता है। तो ये वार में जाएंगे, शासन में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे। ये क्योंकि कंट्रोल करने का था गवर्नमेंट, तो ये देश को बनाने का यहाँ खर्चा था। लेकिन अगर वार करेंगे वो खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो वार इज मोर इकोनॉमिकल बेनिफिटिंग दैन कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट को चलाना। तो ये सब चीज है और आने वाले दिनों में हम ज्यादा ही चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो जरूरत है सोलिडारिटी विद अफगानिस्तान पीपुल, जो डेमोक्रेटिक सेकुलर जो माइंडेड लोग जो हैं, वुमेन जो हैं, उनके साथ में हम सोलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हम एक प्रकार का आवाज उठाए कि ये तालिबानाइजेशन जो है कि डेमोक्रेटिक लोग माइंडेड लोग को गला को बंद ना करे और महिलाओं की ऊपर संतरास ना करे और डेमोक्रेटिक सेकुलर एजुकेशन चालू रहे। ये हम ग्लोबल लेवल पर ये आवाज को बुलंद करें। बस इतना कहकर ही मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।